तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन पिछले वीडियोस में कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 25-25 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 25-25 क्वेश्चन करके 2 वीडियोस पहले अपलोड हो चुके हैं। तीसरा वीडियो इसमें करते हैं फिर 25 क्वेश्चन आगे के। ये सारे क्वेश्चंस पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो जब दूध से क्रीम निकाली जाती है तो ध्यान रखना उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट था, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या हो जाएगा। अगर चांद की सतह से पृथ्वी पर ला रहे हैं तब क्या सही होगा, वो हमें बताना है। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा क्या? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा क्या? तो ऐसा तो नहीं होता। और दूसरा है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना भार होता है? 1/6 भार होता है। तो भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। पहला ऑप्शन गलत था, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है। यहाँ ध्यान देना, अधिक कब मालूम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है ना, तो उस डिब्बे में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको अधिक भार महसूस होगा, और जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी ना, तब उसको अपना भार क्या होगा? कम महसूस होगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट, अभी बताया मैंने, प्रत्यक्ष भार जो वास्तविक भार होता है उसका उससे कम होता है। कब कम होता है ये हमें बताना है। जब त्वरण के साथ नीचे आती है ना, तब उसका भार क्या होता है? कम महसूस होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी बताया था मैंने कि चंद्रमा पर कितना भार होता है? 1/6। पृथ्वी की तुलना में कितना भार होगा? 1/6 भार होगा। अगला प्रश्न है 56, लोलक की कालावधि होती है, जो पेंडुलम होता है ना, लोलक होता है, उसकी कालावधि कितनी होती है। तो वो सब डिपेंड करता है उसकी लंबाई के ऊपर कि उसकी लंबाई कितनी है। पेंडुलम जितना बड़ा होगा उसका आवर्तकाल उतना ही बड़ा होगा। इस प्रकार अगर पेंडुलम छोटा होगा ना, तो उसका आवर्तकाल छोटा होगा। पेंडुलम बड़ा होगा, इसकी साइज़ बड़ी होगी, तो उसका जो लोलक है ना, वो और बड़ा हो जाएगा। तो ये सब डिपेंड किस पर करता है? उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। 57 क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। क्यों सुस्त होने का मतलब धीरे की हो जाती है, इसका रीज़न क्या है? तो लोलक की लंबाई जो है ना वो बढ़ जाती है, जिसके कारण इसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लंबाई क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो धातु होते हैं ना, उसका गुण होता है कि वो गर्मी में क्या होती है? एक्सपेंड हो जाती है। मतलब जैसे उसको हीट दी जाती है तो वो धातुओं का गुण होता है वो फैल जाती है। तो वहाँ से उसका लोलक जो है ना उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और जब लंबाई बढ़ जाएगी तो उसके दोलन में लगा समय भी बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे उसके दोलन में समय भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है 58, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिपीटेड क्वेश्चन है। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पासो अनुपात। क्या कहते हैं? पासो अनुपात कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। गोलाकार क्यों होती है वर्षा की बूंद? तो सतही तनाव के कारण, या जिसे पृष्ठ तनाव भी कहते हैं ना, तो पृष्ठ तनाव के कारण वो क्या करती है? गोलाकार हो जाती है। तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन।
अच्छा क्वेश्चन है, क्यों ऊपर चढ़ता है तेल? तो ध्यान रखना, ये सब होता है केशिका क्रिया के द्वारा। जो केशिकात्व नली होती है ना, उसकी जो केशिका क्रिया होती है, उसके कारण वो जो तेल है वो भट्टी में ऊपर की ओर चढ़ता है। अगला है श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई क्या होती है? तो वो होती है पॉइज़। क्या होती है? पॉइज़ होती है। पास्कल किसकी होती है? ये पास्कल होती है दाब की इकाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉइज़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्प्लावक से संबंधित वैज्ञानिक थे। उत्प्लावक से संबंधित मतलब उत्प्लावक का नियम किसने दिया था या उत्प्लावकता के बारे में किसने कहा था? तो उत्प्लावकता का नियम हमें पता है आर्किमिडीज़ ने दिया था। आर्किमिडीज़ का उत्प्लावकता का नियम होता है, वो किसने दिया? आर्किमिडीज़ ने दिया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज़ संबंधित थे। जो आर्किमिडीज़ थे वो कहाँ से संबंधित थे, मतलब किस जगह के रहने वाले थे? तो वो थे ग्रीस से। जो आर्किमिडीज़ थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीस के रहने वाले थे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है वो हमें बताना है। तो ध्यान रखना, जो ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य का मतलब बिल्कुल सीधी चलने वाली ध्वनि तरंगे होती है। ठीक है, इसे डिनोट ऐसे किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों को पहचानने के लिए चमगादड़ निम्न में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? तो चमगादड़ उड़ते हैं ना, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। अवरोधकों को पहचानने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, वो जो तरंगे होती है वो होती है कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे। और पराश्रव्य तरंगे जो होती है ना, उनकी आवृत्ति कितनी होती है? वो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। किसकी? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति होती है, अभी बताया मैंने आवृत्ति कितनी होती है पराश्रव्य की? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये जो हर्ट्ज है ये इसको मापने की इकाई होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाने वाला है। 68 है, ध्वनि तरंगे है। ध्वनि तरंगे क्या है? लंबवत होती है। लंबवत होती है बिल्कुल ध्वनि तरंगे ऐसे। तो ध्वनि तरंगे क्या होती है? लंबवत होती है। अगला प्रश्न है 69, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य में मतलब जिसे हम सुन सकते हैं ना, उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसे ध्यान रखना, 20 हर्ट्ज से अगर कम हो, इससे कम हो ना, तो वो अश्रव्य ध्वनि कहलाएगी, जैसे हम सुन नहीं सकते। और 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो तो वो श्रव्य परिसर में आएगी। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आ जाए तो वो पराश्रव्य ध्वनि की श्रेणी में आ जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? तो जो ध्वनि की चाल है वह वही रहने वाली है, क्योंकि ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है कहाँ? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो जो ध्वनि की चाल है वो किस में सबसे अधिक होगी? इनमें से इस्पात में। जबकि बात की जाए कि ध्वनि की चाल का क्रम क्या होता है, तो जो सॉलिड होती है ना, उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। उसके बाद लिक्विड में उसके बाद सॉलिड के बाद लिक्विड में होती है। फिर लिक्विड के बाद किस में होती है? गैस में होती है। तो यहाँ से सॉलिड वाला फॉर्म कौन सा था? वायु तो क्या होती है? गैस होती है। निर्वात में तो कुछ भी नहीं होता, मतलब यहाँ तो ध्वनि की चाल कुछ होगी ही नहीं, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस में ध्वनि की चाल नहीं होगी? तो निर्वात में कोई ध्वनि नहीं होती है। जल से बढ़िया तो किस में होगी? इस्पात में होगी, क्योंकि ये सॉलिड होता है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो जो वायु में ध्वनि का वेग होता है वो कितना होता है? अभी आया था 332 मीटर पर सेकंड। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? किसके जैसा होता है? तो जो 100 डेसिबल का शोर होता है वह किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल के जैसा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 क्वेश्चन, यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। मतलब उनका डिफरेंट
क्यों डिफरेंट है वो कैसे पता करेंगे? तो हम केवल ध्वनि की गुणता के आधार पर, मतलब किसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, किसकी आवाज़ अच्छी आ रही है, उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं। क्योंकि इन्होंने एक ही स्वर में बजाने को कहा है ना, तो उसका लाउडनेस और बाकी सब प्रॉपर्टी तो सेम होगी, इसलिए उसको किस अंतर पर किया जाएगा? केवल ध्वनि की गुणता के अंतर पर। आज का अंतिम प्रश्न है, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं ना वो तुम्हारे पास तक आ जाएं। एक जेट वायुयान 2 मेघ के वेग से हवा में उड़ रहा है, जबकि ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी है? इस वेग से उड़ रहा है और ध्वनि का वेग इतना है, तो चाल क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई 332 हो जाएगी चाल। मतलब कितना आ जाएगा इसका आंसर? तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 664 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के 25 क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहे।